नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं इस वक्त देश के जाने माने सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। समय को बचाएंगे, ज्यादा इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग जानते हैं इनको। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर ये आपने जो संसद की कार्रवाई देखी थी उसमें डरते हुए जाते थे क्या आप लोग? बहुत रविंद्र, मैं बड़ी ईमानदारी से बोलूं तो बहुत अवसाद में इस वक्त मन है, बहुत व्यथित भी है, क्योंकि अब जो बातें संसद में हम देख रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये भारत की संसद भी है, जहां आप अपनी बातों को रख नहीं सकते, जहां प्रधानमंत्री लोकसभा में जाते हुए डरते हैं कि उनके खास कोई अप्रत्याशित घटना ना हो जाए। तो हमने तो कभी ऐसी संसद की परिकल्पना की नहीं थी, ना हमारे पुरखों ने, जिन्होंने संविधान निर्माण किया, तो उन्होंने ऐसी कोई परिकल्पना की थी। हाँ, ये जरूर कहा था कि अगर संसद के अंदर कभी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो मार्शल होने चाहिए, और मार्शल रहते हैं। लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा हो सकता था और एक कैबिनेट मिनिस्टर करें उनकी जान को खतरा हो सकता था, उनके साथ कुछ अप्रत्याशित हो सकता था, अगर ये स्थिति देश के प्रधानमंत्री की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस है, फिर तो देश के संसद के बाहर उनकी सुरक्षा को लेकर और चिंता होनी चाहिए कि जब जो प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है, फिर वो देश की संसद के बाहर कैसे सुरक्षित होंगे। और क्या अगर इस तरीके की कोई जानकारी हमारे स्पीकर महोदय के पास थी या है, तो क्या वो इसका कोई निराकरण करने की कोशिश करेंगे? क्या पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे? क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे? क्या एसपीजी को इन्फॉर्म करेंगे? क्या कोई रॉ को इन्फॉर्म करेंगे? और क्या इन सारे अधिकारियों को तलब करके उनसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए? ऐसा क्या हो गया कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है? मुझे लगता है कि ये डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री जी जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो भाषण नहीं दिया, उन्होंने संसद में नहीं आए, तो इस बात का तो अंदाजा होगा कि इतिहास में जब संसदीय इतिहास लिखा जाएगा तब ये चैप्टर भी वहां पे होगा और लोग ये सवाल पूछेंगे। तो वहां इतिहास से प्रधानमंत्री के एम्बैरेसमेंट को बचाने के लिए मुझे लगता है इस नैरेटिव का गठन किया गया। रूल 20 ये कहता है कि रिप्लाई करेगा कोई ना कोई, जो प्रोसीजर्स का रूल है सर, और तो रिप्लाई ही नहीं हुआ, मोशन मूव ही नहीं हुआ, तो मोशन पास कैसे हो गया? ये रिप्लाई तो होना नहीं होने का मतलब तो है कि राष्ट्रपति की बेइज्जती, अपमान है सर ये तो धन्यवाद ही नहीं दिया गया। सवाल राष्ट्रपति का नहीं है, सवाल पूरी संसदीय प्रणाली का है। देखिए, संसदीय प्रणाली है तो राष्ट्रपति है, संसदीय प्रणाली है तो प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, संसदीय प्रणाली है तो संसद है। अगर संसदीय प्रणाली ही कटघरे में पहुंच जाए, उसकी मर्यादा का हनन होने लगे, तो फिर राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री क्या, सब उस घेरे में आएंगे। ये अद्भुत दृश्य इस बार हमने देखा कि जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को अपना भाषण पूरा नहीं होने दिया गया। प्रधानमंत्री ने, जो लीडर ऑफ द हाउस है, वो अपना भाषण नहीं लोकसभा के अंदर रख पाए हैं, और एक सांसद ने, हमारे पुरखों को, जिनका इस देश को खड़ा करने में, लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में बड़ी अहम भूमिका है, उनके चरित्र का हनन करने की कोशिश की गई। तो एक बार रविंद्र जी समझ लीजिए कि जब जब द्रौपदी का चीरहरण होगा तब तब महाभारत होगा। यह हमारी परंपरा कहती है। दिक्कत क्या है कि आज जब हमारी द्रौपदी रूपी संसदीय परंपराओं का चीरहरण हो रहा था, तो वहां पे कोई कृष्ण मौजूद नहीं थे। ये अफसोस की बात है, और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत अनिष्ट की ओर बढ़ते हुए देश को मैं देख रहा हूं। बिल्कुल सर, आपने सही बात बोली कि वॉच एंड वार्ड, सर वॉच एंड वार्ड के 600 लोगों की नफरी है वहां पर। लोकसभा राज्यसभा में सचिवालय में मिला के 600 लोग वहां पर नौकरी करते हैं, जिनका काम केवल सुरक्षा देना ही है। सदन के भीतर की सुरक्षा मार्शल्स भी वही हैं, वही लोग मार्शल की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो इतनी बड़ी घटना, प्रधानमंत्री के साथ खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो अमित शाह, गृह मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल, रॉ चीफ, स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंबर के अंदर की है, वो संरक्षक देते हैं। सर ये लोग क्या कर रहे हैं सर? देश कैसे सुरक्षित हाथों में हो गया? इसीलिए तो मैं सवाल कर रहा हूं
कि देश के गृह मंत्री को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि ऐसी कौन सी व्यवस्था उन्होंने बना दी कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो प्रधानमंत्री संसद के बाहर कितने सुरक्षित हैं? भाई, भारत की जो संसद है वो देश की सबसे सुरक्षित इमारत होनी चाहिए, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर वहां प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है किसी अप्रत्याशित घटना को लेकर, तो ये तो देश की सरकार, देश के गृह मंत्री पर सीधे टिप्पणी है कि वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पूरी तरीके से असफल हुए हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भूमिका पर सवाल है, ये देश की आईबी के ऊपर सवाल है, देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर सवाल है, पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था पे सवाल है। अगर ऐसा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्पीकर महोदय ने गृह मंत्री से ऐसे किसी षड्यंत्र की साजिश को साझा किया है क्या? क्या षड्यंत्रकारियों की पहचान हुई है क्या? क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई है क्या? क्या कोई इन्वेस्टिगेशन होगी क्या? क्या ऐसे लोगों की पहचान करके उनको कस्टडी में लिया जाएगा क्या? अभी तक तो मुझे नहीं कुछ पता चला कि इस बारे में कोई जानकारी हमारे आपके पास हो तो मुझे बता दी, मेरे पास तो जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो क्यों ना माना जाए कि दरअसल डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज थी, प्रधानमंत्री को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए दिया गया एक बयान था। बिल्कुल ठीक बात है सर। और ये इतनी बड़ी घटना है। आप तो सर 2000 में जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, आप लोगों ने तो वो भी देखा था, आपने तो कवर भी किया उसको। इस तरह का तो प्रधानमंत्री ने तब भी कभी नहीं किया कि उनको डर लगा और वो सदन में ना आए हों। जब आतंकवादी घुस गए थे वहां पर, वो तो तब भी आए थे। सोनिया गांधी नहीं थी तो उन्होंने सबसे पहले वाजपेयी जी का हाल पूछा। सारे सांसद मंत्री जो भी नहीं थे वो भी आए, जो थे वो तो थे ही वहां पर। तो इस तरह का माहौल तो तब भी नहीं होगा सर। वो तो आप तो उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने तो अपनी आंखों से देखा उस घटनाक्रम को। रविंद्र जी, मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं दरअसल उस दिन संसद में नहीं था, लेकिन मैं चूंकि एक नेशनल ब्यूरो चीफ था तो उस पूरी घटना को मैंने अपने ऑफिस से मैंने देखा था और जो उसकी कवरेज थी उसको मैंने कोऑर्डिनेट किया था पूरा। और मैंने फोन पे वो गोली चलने की आवाज सुनी थी जब मेरे रिपोर्टर ने मुझे फोन करके कहा था, और जो पहला फोन किया था वो सुमित अवस्थी ने किया था कि सर संसद में गोली चल गई, एंड आई कुड हियर कि फायरिंग की आवाज मैं फोन पे सुन रहा था। तो सवाल जो इस बात को लेकर यह है कि किस बात का खतरा है। दरअसल खतरा जो किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर नहीं है संसद के अंदर, मैं इस बारे में पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूं। सुरक्षा जो भारतीय संवैधानिक संसदीय मूल्य है उनकी सुरक्षा को लेकर गहरे खतरे हैं। उनका खुलेआम चीरहरण हो रहा है, उन मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है, और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बराबर के जिम्मेदार है। किसी एक के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, दोनों ही की भागीदारी है और दोनों को ही इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर ये संसदीय व्यवस्था नहीं बचेगी तो ना विपक्ष बचेगा ना सत्ता पक्ष बचेगा। ये जो स्थिति आज पैदा हो गई है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से बात नहीं करता है, विपक्ष सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे को दुश्मनी के भाव से देखते हैं, दुश्मन की तरीके से देखते हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र का हनन किया जाता है, सोनिया गांधी के चरित्र का हनन किया जाता है और संसद मौन रहती है। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति क्या पैदा हो सकती है? कल जो सत्ता पक्ष में आज विपक्ष में होंगे और जब विपक्ष में होंगे और सत्ता पक्ष में होंगे, क्योंकि यही संसदीय व्यवस्था का नियम है। और तब अगर सत्ता पक्ष के द्वारा आज के विपक्ष के पूर्व नेताओं के चरित्र का हनन होगा तब कैसा लगेगा? क्या ये सार्वजनिक मूल्य होने चाहिए? क्या हमारी और आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत सारे ऐसे दुखद प्रकरण होते हैं, ऐसे ऐसे दिक्कतें ऐसी स्थितियां होती हैं, क्या हमारे संसद को इस पर किसी तरीके का डिस्कोर्स करना चाहिए जब तक कि वो सार्वजनिक हित में ना हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एप्स्टाइन फाइल पे चर्चा क्यों नहीं हो, एप्स्टाइन फाइल पे बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वहां किसी प्रधानमंत्री, किसी नेता के चरित्र को लेकर नहीं, बल्कि इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई जिसमें हमारी सरकार को एक कन्विक्टेड पेडोफाइल के माध्यम से लॉबिंग की जरूरत पड़ी। कौन कहां जाता है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है।
क्योंकि फिर तो सबके स्केलेटन में कुछ ना कुछ निकलेगा। अगर आप 4 किताब लेके आ सकते हैं तो मैं भी 5 किताब लेके आ सकता हूं, और वो सब किताबों में वर्णित है। कोई ऐसा नहीं जो जो कह सके कि हमारा जीवन पूरी तरीके से कलुष विहीन है। और सबसे बड़ी बात यह कि संसद में हम जनता के हितों के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं, देश के भविष्य के निर्माण को लेकर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आपस में राय मशवरा करके, चर्चा करके, विमर्श करके एक भविष्य की एक शानदार इमारत बनाने के लिए बैठे हुए हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने कल प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण सुना। मैं लगातार कहता हूं मुझे इससे ज्यादा बोरिंग भाषण कभी दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें भविष्य के निर्माण को लेकर कोई चिंता ही नहीं है। एक कहानी जो हमेशा से चलती आ रही हो कि कांग्रेस ने सब कुछ गलत किया, मैंने सब कुछ सही किया। तो ये थोड़ी हमारा विमर्श हो सकता है। मैं मान सकता हूं कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको विपक्ष पर तीखे हमले करने का अधिकार है, जो विपक्ष में बैठे हैं उनको सत्ता पे तीखे हमले करने का अधिकार है, लेकिन विमर्श का एक स्तर तो होना चाहिए ना। इसी संसद के अंदर जवाहरलाल नेहरू थे, जब उन्होंने ट्रस्ट फॉर डेस्टिनी का जो भाषण दिया है वो आज भी दुनिया के सबसे शानदार भाषणों में से एक माना जाता है। आप सोचिए, हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इतना शानदार भाषण दिया, जिन्होंने क्या किताबें लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जिनकी बायोग्राफी आप पढ़ लीजिए। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो भी दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स में उनका नाम होता, सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स में उनका नाम होता। मैंने दोबारा इस बार डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूं, बल्कि पढ़ चुका हूं। मुझे उनके एक एक शब्द को पढ़कर लगता है कि कितनी विराट दृष्टि थी उनकी। वो ईश्वर नहीं थे, इसलिए गलतियां उन्होंने भी की। उनकी तिब्बत की नीति को लेकर आलोचना हो सकती है, कश्मीर की नीति को आलोचना हो सकती है, उनकी अर्थनीति को लेकर आलोचना हो सकती है, चीन को लेकर आलोचना हो सकती है, लेकिन आप उनके चरित्र का हरण करें, मतलब फिर तो सबके कबर्ड में कुछ ना कुछ निकलेगा। अगर जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी में अगर एडवीना थी तो आगे के बहुत सारे प्रधानमंत्री थे जिनके जीवन में बहुत कुछ था, बहुत सारी स्थितियां थी। और हमारे तो, अब छोड़ दिए, ये बात बहुत लंबी चली जाएगी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो स्थिति पैदा हो गई है और उस पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मौन है, चुप है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है।